So before starting today's topic, I would like to welcome you all the students as usual, and I wish you very good evening. And as you know, yesterday our topic was CSR and modern business tycoons, including Ratan Tata, Ajim Premji, and Bill Gates. This is the last heading of your first unit. कल हमने रतन टाटा जी के बारे में पढ़ा था, बहुत सारी उनकी विचित्र लाइफ की अप एंड डाउन्स को देखा और किस तरीके से उन्होंने जगुआर से लेके लैंड रोवर और कोरस तक को आ, खरीद लिया और जो डूब रहे थे उन्हें एक अच्छे बिजनेस लेवल पे उन्होंने एस्टेब्लिश करके उन ब्रांड्स को रिफ्रेम किया। तो आज हम इसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे अजीम प्रेम जी को। अजीम प्रेम जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, शायद आप कम लोग जानते हो। एक बहुत ही एथिक्स मेंटेन करके चलने वाले इंडस्ट्रियल हाउसेस में से अजीम प्रेम जी का विप्रो के नाम से जो आईटी फील्ड में एक कंपनी है जो आईटी प्रोडक्ट्स बनाती है, हार्डवेयर वगैरह वगैरह का भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके चेयरमैन रहे। और इनके फादर जो थे उनका बर्मा में बहुत बड़ा राइस वगैरह का काम था, और जब इंडिया का पार्टीशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया में, तो पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान के फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इनके फादर को इनवाइट भी किया कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आप यहाँ एस्टेब्लिश होइए। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, लेकिन उनके फादर ने भी वहां जाने से मना कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर स्लाइड्स हो रही होगी। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज यूनिट 1 पार्ट 10 है, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स मॉडर्न बिजनेस टाइकून्स। और इसमें सीएसआर एंड मॉडर्न बिजनेस टाइकून्स, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी एंड बिल गेट्स। तो इसमें हम लोग रतन टाटा जी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम अजीम प्रेम जी और बिल गेट्स को आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दैट यूनिट टुडे। नाउ हियर यू कैन सी this gentleman who is displaying on the screen is Ajim Premji. अजीम प्रेमजी का जन्म, जैसा कि इसमें लिखा है, 24 जुलाई 1945 को एक बड़े बिजनेस घराने में हुआ था। और ये बिजनेस घराना शुरू से ही फिलैंथ्रोपिस्ट रहा है, मतलब एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं। और इन्होंने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा पार्ट डोनेट किया समाज सेवा के लिए। ही इज फॉर्मली नोन एज सीजार ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। सीजार एक वर्ड है रसियन, जिसका अर्थ होता है एक शासक, एक एम्परर, मतलब इनका साम्राज्य। तो ऐसे एक ये शासक रहे, है ना। तो इन्हें इंडियन आईटी इंडस्ट्री का सीजार कहा जाता है, जैसे बिल गेट्स को वर्ल्ड का कहा जाता है। He was responsible for guiding Wipro through 4 decades of diversification and growth to finally emerge as one of the global leader in the soft industries. लगभग 40 सालों तक उन्होंने सेवाएं दी और उसके साथ में इन ग्लोबल लीडर्स के रूप में अपने आप को इन्होंने एस्टेब्लिश किया सॉफ्ट इंडस्ट्रीज में। और 2010 में मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड एक सर्वे हुआ जो एशिया वीक नाम के मैगजीन ने करवाया है। उसमें ये ही वाज वोटेड अमंग 20। तो 20 लोग जो चुने गए थे उनमें से ये एक थे। आप नीचे देखिए इनकी उपलब्धियों को। ही हैज बीन ट्वाइस लिस्टेड अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बाय टाइम मैगजीन, once in 2004 and more recently in 11। तो टाइम्स जो मैगजीन है उसके द्वारा 100 विश्व के सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व में से इन्हें 2 बार चुना गया, 2004 में और 2011 में। और इसके बाद काफी लंबे समय तक ये विश्व के जो 500 सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुस्लिम्स थे उनमें से इनका नाम रहा है। और अजीम प्रेम जी के नाम से ही यूनिवर्सिटी भी है बेंगलोर में, जिसके ये चांसलर भी हैं। प्रेम जी को पद्म विभूषण, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो आम व्यक्तियों को समाज सेवा या इंडस्ट्री या इस तरीके के फील्ड से मिलता है, वो अजीम प्रेम जी को दिया गया।
नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि अर्ली लाइफ इनकी कैसी रही। इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था। जो खोजा इस्माइली मुस्लिम सिया इस्लाम फैमिली थी गुजरात से। उनके फादर बहुत ही सुप्रसिद्ध जो बिजनेसमैन थे। राइस किंग ऑफ बर्मा उन्हें कहा जाता था। जैसा मैंने शुरू में बताया, मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें पाकिस्तान में आके वहाँ का नागरिक बनने का ऑफर दिया था, लेकिन इन्होंने उसे ठुकराया। तो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें देखिए लिखा है कि प्रेम जी जो थे इन्होंने बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। और इनकी शादी यास्मीन प्रेम जी के साथ हुई और इनके दो बच्चे रिशद प्रेम जी है। रिशद एंड तारिक हैं। तो रिशद जो है इस समय वो आईटी बिजनेस इनका जो है उसके चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर है। मतलब जो भी उसकी स्ट्रेटेजी डिजाइन होती हैं उनको वो मैनेज करते हैं। अब बात आती है कि इन्हें हम क्यों पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत हैं, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने न केवल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाया, अपना नाम चमकाया, साथ में देश को एक रिकॉग्निशन दी, बल्कि इन्होंने फिलैंथ्रोपोलॉजी में समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया। 2013 में अजीम प्रेमजी ने इनकी जो जो भी कमाई थी, जो वेल्थ थी, उसका 25% पार्ट डोनेट कर दिया था। इसके बाद में जुलाई 2015 में उन्होंने 18% अपने विप्रो का जो भी इनका पार्ट था वो भी इन्होंने डोनेट कर दिया। इस तरीके से 39% कमाया हुआ इन्होंने दान किया। द फर्स्ट इंडियन टू साइन द गिविंग प्लेस। और ये पहले इंडियन व्यक्ति थे जिन्होंने वारेन बफेट और बिल गेट्स और दो तीन लोगों के द्वारा एक वो शुरू करी गई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मुहिम कि जितने बिजनेस घराने हैं, जितने बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज वो जो है वो दान में देंगे। तो उसके लिए एक तरीके से एक शपथ, उसके लिए एक वचन जिसे हम प्लेस कहते हैं। तो वो पहले साइन करने वाले व्यक्ति थे। और उन्होंने जो संपत्ति दान दी वो यूएस $21 बिलियन के बराबर थी, है ना। इस तरह से 2019 में अजीम प्रेम जी टॉप इंडियन समाज सेवी के रूप में जाने गए। अजीम प्रेम जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज है वो क्या है? आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दोज ऑफ अस हु आर privileged to wealth should contribute significantly to try and create a better world for the millions who are far less privileged। मतलब मैं इसमें बहुत गहराई के साथ विश्वास करता हूँ कि जिनके पास में धन है और जिन्हें काफी सुख सुविधाएं और आराम मिला हुआ है, उन्हें अपनी तरफ से दुनिया के बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी सुविधाएं और जीवन जीने लायक परिस्थितियां भी नहीं मिल रही हैं। तो हम लोगों को मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए और मैं जो भी हमारी भूमिका बेहतर हो सके उसे हमें निभाना चाहिए। अब रोल ऑफ सीएसआर इन कंटेक्स्ट ऑफ अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी के संबंध में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रोल है, क्या रोल रहा? तो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं कि सीएसआर इंडस्ट्रीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें तीन चीजें मिली होती हैं। एक एनवायरनमेंट, और एक सोसाइटी, और एक जो है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ये तीन चीजें। तो अजीम प्रेम जी ने इसको एक नए तरीके से डिफाइन किया और उनका ये मानना था कि हमारी बिजनेस एथिक्स के साथ में हमारी जो पर्यावरण है, साथ में हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, और इस तरीके से तमाम सारे ऐसे फील्ड जिनमें लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, ऐसे फील्ड्स में इंडस्ट्रियलिस्ट की भूमिका होनी चाहिए। तो मुख्य चीजें देखिए उनकी लाइफ में जो उन्होंने प्रयोग करी इसके लिए, सीएसआर को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, उनमें पहला था फिलैंथ्रोपी एंड एजुकेशन। तो समाज सेवा और शिक्षा, इस पे उन्होंने बहुत जोर दिया। और उनका मानना था कि समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए
तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन उन्होंने बनाया है जो एक एनजीओ था, उसके द्वारा इन्होंने शिक्षा को प्रमोट करने के लिए इंडिया में बहुत एफर्ट्स किए और बहुत कुछ पैसा दिया और तमाम तरीके से लोगों की हेल्प की। इसके साथ ही नेक्स्ट था फोकस ऑन सोशल इश्यूज। सामाजिक जो समस्याएं थी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो या गरीबी हो या पेंडेमिक की कोई पोजीशंस हो, कोई भी ऐसी दिक्कतें हो या जो न्यूट्रिशन वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो, तो ऐसे सारे इश्यूज में अजीम प्रेम जी ने काफी कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद में विप्रो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस, इन्होंने विप्रो विप्रो कंपनी के द्वारा जो बिजनेस प्रैक्टिसेस थी उनको इंश्योर किया कि वो लंबे समय तक और बेहतर तरीके से चल सकें। इसके लिए अजीम प्रेम जी ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई उसमें एनवायरनमेंट को विशेष रूप से ध्यान में रख के ये आगे बढ़े। और इसी का ही एक अंजाम ये रहा कि अ, इन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स और जो भी सोसाइटी में काम किए वो कंपनी की ग्रोथ के साथ में उन्होंने इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का निगेटिविटी पैदा ना हो, इसके लिए भी पूरा केयर किया। नेक्स्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव शब्द का मतलब है सभी का विकास एक साथ। तो अजीम प्रेम जी ने कभी अपने केवल या अपने परिवार या अपने कास्ट या अपने पर्टिकुलर अपने के लिए कोई बहुत ध्यान में रखते हुए काम नहीं करे। इनका मानना ये था कि सोसाइटी के जो गरीब और कमजोर लोग हैं उन्हें उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स मतलब स्व व्यवसाय अपना कोई रोजगार स्वरोजगार के लिए वो तैयार हो सकें। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट की चीजों को बढ़ावा दिया। एडवोकेसी फॉर सीएसआर पॉलिसी, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए और जो औद्योगिक घराने हैं अब वो सब कुछ कमाते हैं समाज से और एनवायरनमेंट से जो प्रभावित होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी समाज और पर्यावरण के प्रति होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए अजीम प्रेम जी ने सीएसआर की जो पॉलिसी थी उनका प्रबल समर्थन किया और उनका मानना था कि केवल शेयर होल्डर्स तक ही नहीं, शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका कंपनी में पैसा लगा होता है। तो इनका ये मानना था कि केवल शेयर होल्डर्स नहीं बल्कि पब्लिक में जहाँ गरीबी है, जहाँ लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जहाँ उन्हें जीवन जीने लायक स्थितियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो वहां तक भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक कॉर्पोरेट होने के नाते। लीड बाय एग्जाम्पल। तो अजीम प्रेम जी, पूरा नाम अजीम हासिम प्रेम जी, जो लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे आपके सामने राइट हैंड साइड में। तो अजीम हासिम प्रेम जी जो थे उन्होंने अपने जीवन को खुद अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करके जिया। ये नहीं कि नेताओं की तरीके से भाषण कुछ और हो और काम कुछ और हो। तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश को दिशा दी और खुद को आगे बढ़ाया, ऐसे अजीम प्रेम जी को हमारे सिलेबस में कवर किया गया था। तो इनके ये 4-5-6 एथिक्स जो थे वो इसमें इन्होंने कवर किए और अपने फिलंथ्रॉपी और साथ में सोशल कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। और आपको मालूम है हमारे इस कोर्स में 3 ही लोग कवर किए गए हैं। नेक्स्ट उनमें से जो थर्ड आते हैं वो आपके सामने हैं, बिल गेट्स। पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स ट्री। तो विलियम हेनरी गेट्स, आप बिल गेट्स के नाम से जनरली इन्हें जानते हैं। अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, फिलंथ्रोपिस्ट रहे और उन्होंने काफी कुछ किताबें भी लिखी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर तैयार किए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एस्टैब्लिश उन्होंने किया, उसके सीईओ रहे। और इसके साथ ही ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह में इनकी काफी बेहतर भूमिका होती थी। बाद में जब बिजनेस बढ़ा तो उसे इन्हें हट के और बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्हें आना पड़ा और 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे। इसके साथ में ही सन 1970 से 80 के दशक के बीच में जब माइक्रो कंप्यूटर का एक उद्भव हो रहा था, रिवॉल्यूशन आ रहा था, क्रांति आ रही थी, उस समय इन्होंने एंट्री करी इस फील्ड में। और देखिए कहा यह जाता है कि ये पहले आईबीएम में काम करते थे
मैं थोड़ा सा आपको अंतर लेके चलूंगा कि वेस्टर्न और ईस्ट में क्या अंतर है। वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से रहे हैं कौन से, भौतिकवादी। वहां पे पैसे को हमेशा वरीयता दी गई और एथिक्स को बहुत कम। तो हमारे यहाँ एथिकल वैल्यूज को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई और पैसे को कम। और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो रतन टाटा जी हों चाहे अजीम प्रेम जी हों, तो उन्होंने पैसे को मूल्य दिया, लेकिन अपनी एथिकल वैल्यूज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और कभी गलत प्रैक्टिसेस का यूज नहीं किया। बिल गेट्स के ऊपर कई आरोप लगे कि इन्होंने अपने इस दौरान काफी गलत प्रैक्टिसेस को भी वो किया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद में कुछ कोर्ट में केसेस भी हुए और कुछ मामले हुए। ये भी माना जाता है कि आईबीएम में ये काम करते थे, तो आईबीएम एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी थी जो कंप्यूटर्स सेल्स का काम करती थी, हार्डवेयर का। तो उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जो केवल एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हुआ करता था, और वो कंपनी बहुत बड़ी थी, उसके पास ऑर्डर्स इतने ज्यादा हुआ करते थे कि सिंगल यूजर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। तो उन्होंने उस सिस्टम को डिस्पोज किया। और माना यह जाता है कि उसी स्ट्रेटजी, उसी चीजों को लेके बिल गेट्स ने वहां से छोड़ के और माइक्रोसॉफ्ट के फील्ड में ये एंट्री हुए और इन्होंने उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया। पूरी दुनिया में ऐसे कम लोग थे जिन्हें बहुत 10-10 15-15 कंप्यूटर की जरूरत हो, सिंगल कंप्यूटर यूज करने वाले बहुत लोग थे। और वहीं से एक सिस्टम इनका डेवलप हुआ। और माइक्रो कंप्यूटर के डेवलपमेंट के साथ इन्होंने सबसे पहले एम एस डॉस नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका काम था कंप्यूटर को ऑपरेट करना। वहां से कहानी स्टार्ट होती है और बिल गेट्स आज यहाँ तक पहुंचते हैं। तो ड्यूरिंग द लेट 90s ही वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज बिजनेस टैक्टिक्स। तो 1990 के दशक में इन्होंने इतने आक्रामक तरीके से पूरी दुनिया पे कब्जा करने का प्रयास किया कि पूरी दुनिया में कंपटीशन के फील्ड में इनके सामने कोई खड़ा ना हो पाए। 1987 में इनका फोर्ब्स की जो बिलियनियर्स लिस्ट है उसमें जुड़ा। उसके बाद 1995 से लेकर 2017 तक इन्हें रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का लगातार वो मतलब व्यक्ति माना गया। 1995 से लेकर 2017 तक, केवल 2008, 2010 और 2013, 2010 से 13 को छोड़ के, है ना। तो 2008 में आपको मालूम है रेसेशन का पीरियड था, आई थी दुनिया। तो उस दौर में माइक्रोसॉफ्ट भी प्रभावित हुई थी, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि टाटा साहब ने उस दौर को भी बड़े चैलेंज के साथ में स्वीकार करते हुए आगे बढ़े थे। तो इस पीरियड में क्या हुआ, एक छोटी सी मैं बात आपको बताना चाहूंगा जो इन्होंने किया। एक मोजिला फायरफॉक्स करके ब्राउजर सबसे पहले आया था। और उसका इंटरनेट पे ब्राउजिंग के लिए यूज होता था। तो बिल गेट्स उस समय तक इंटरनेट के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, और इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि इनके बहुत सारे लोगों ने इन्हें सजेस्ट किया कि इंटरनेट डेवलप हो रहा है और हमारा उस फील्ड में कोई अभी दखल नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो उस फील्ड में हम लोग एंट्री करें, क्योंकि आने वाला टाइम इसका है। जैसे आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपने बूम पे नहीं है, लेकिन साल 6 महीने 2 साल में बहुत आगे होगा। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में फील्ड में कुछ काम कर पाएंगे वो ही आगे बढ़ेंगे। इस चीज को आप समझ के चलिए, है ना। तो वो इसी तरीके से कुछ इस क्षेत्र में भी था। तो क्या हुआ कि बिल गेट्स किसी तरीके से तैयार हुए एक डेमो लेने के लिए कि इंटरनेट क्या है और क्या भविष्य इसका होगा। तो कहते हैं कि 1 घंटे का उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन फिर उस मीटिंग हॉल से वो 2-3 दिन बाद निकले। और जब निकले तो उन्होंने कहा कि अब हमें सारी चीजें रोक के सबसे पहले क्या करना है कि इंटरनेट के लिए एक वो ब्राउजर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो वो ब्राउजर आपको मालूम है इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से बना। अब तब तक जो ये था, क्या कहते हैं इसको, मोजिला फायरफॉक्स, ये काफी एरिया कवर कर चुका था। अब इन्होंने कई जगह ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिससे दूसरे लोग खत्म हो जाएं। और भी कई सॉफ्टवेयर कंपनी हैं, तो इन्होंने अपने उन सॉफ्टवेयर को फ्री देना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनीज कोर्ट में गई। फिर ये हुआ कि भाई बिल गेट्स गलत प्रैक्टिसेस का यूज कर रहे हैं,
दूसरी कंपनीज को खत्म करने के लिए फ्री में बेच रहे हैं, लेकिन इन्होंने स्ट्रेटजी बदली और उसे विंडोज का एक पार्ट बना दिया। अब कुछ नहीं हो सकता था। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस रही जो इनके ऊपर कुछ ब्लैक स्पॉट्स भी लगे। आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो बिल गेट्स की जो सीएसआर के फील्ड में बात है, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को हमेशा पॉजिटिव तरीके से लेने के साथ में जो इनके सहयोगी भी हुआ करते थे, चाहे शेयर होल्डर्स हों या कोई भी हो, उनको काफी बेहतर तरीके से जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको साथ में लेते हुए ये आगे बढ़े। और इन्होंने बहुत कुछ किया, समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया, और कॉरपोरेट फील्ड में तो आप जानते हैं किंग रहे ये। और इसके बाद में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ सीएसआर के फील्ड में भी काफी काम किया। लेकिन मैं बता दूं कि काफी काम इन्होंने तब किया जब बहुत कुछ जा चुका था। और उसके बाद इन्होंने अपने बहुत कुछ धन इन्होंने सोसाइटी में लगाया, और मिलिंडा एंड गेट्स करके इन्होंने फाउंडेशन बनाई, जिसको इन्होंने बहुत दान देके बहुत कुछ चैरिटी में काम कमाया, और जो एक प्लेस इन्होंने स्टार्ट करी उसका भी एक पार्ट बने, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। गेट्स कंसीडर्स क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल एक्सेस टू एनर्जी टू बी क्रिटिकल इंटर रिलेटेड इश्यूज। अब गेट्स का मानना ये था कि आ, मौसम में जो परिवर्तन है, और साथ में पूरी विश्व में जो ऊर्जा है, इसके बीच एक तालमेल बनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आप देख रहे हैं जो एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट मीट हुई थी ग्लासगो में, उसमें पीएम के साथ भी इनका एक इंटरेक्शन हुआ था। तो इनका मानना ये था कि हमें क्लीन एनर्जी और ग्रीन ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही इनका ये मानना था कि टेक्नोलॉजी के साथ हमें ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उस पे, गरीबी पे, आर्थिक जो कमजोर कमजोर देश या लोग हैं उन पे, और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमारा एनवायरनमेंट का डिस्ट्रप्शन कम से कम हो, इस पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया। एक इम्पोर्टेंट कोड देखिए नीचे दी गई है। 2011 में उन्होंने कहा था कि अगर हमें एक चॉइस दी जाए कि नेक्स्ट 10 प्रेसिडेंट, आप यूएस के 10 बार प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे, या आप इन्वायरमेंट, देखिए मैं पहले तो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इफ यू गिव मी ए चॉइस बिटवीन पिकिंग द नेक्स्ट 10 प्रेसिडेंट्स और इंश्योरिंग दैट एनर्जी इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड ए क्वार्टर एज कॉस्टली, आई विल पिक द एनर्जी थिंग। मतलब 10 बार राष्ट्रपति बनने का मौका दिया जाए, या ये सुनिश्चित किया जाए कि जो ऊर्जा है वो हमारे पर्यावरण का विनाश करे बिना अगर हम उसे सुनिश्चित कर सकें, ऐसी स्थिति में अगर हमें एक क्वार्टरली भी उसको सुनिश्चित करते हुए काम करने का मौका मिले, तो निश्चित रूप से मैं दूसरे विकल्प को चुनूंगा, मतलब राष्ट्रपति नहीं बनना चाहूंगा बल्कि इसमें जाऊंगा। अब रोल ऑफ सीएसआर इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिल गेट्स में इनके 5-6 पॉइंट्स आप देख रहे हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, global health initiatives, education initiatives, philanthropy and wealth plays, global development and poverty alleviation, और investments in sustainable technologies। तो इस तरीके से 5-6 फील्ड्स को इन्होंने स्पेशली चुना बिल गेट्स ने। आगे हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, बिल गेट्स along with his then wife Melinda established the Bill and Melinda Gates Foundation 2020। तो the then wife, ये शब्द इम्पोर्टेंट है। मतलब अब ये डाइवोर्स कर चुके हैं दोनों लोग, मिलिंडा एंड बिल गेट्स। तो इन्होंने मिलके एक बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई थी 2020 में, और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी प्राइवेट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसे जाना गया। और इसका उद्देश्य इनका था विश्व में स्वास्थ्य को बढ़ाना, गरीबी को दूर करना, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोगों को मौके प्रदान करना।
Next are global health initiatives. So the Gates Foundation has been instrumental in funding and supporting initiatives to combat infectious disease, improve healthcare infrastructure, and enhance global health outcomes. तो बिल गेट्स ने जितने प्रोग्राम्स चल रहे थे इन्फेक्शियस डिजीजेस को दूर करने के लिए, मतलब इन्फेक्शन के द्वारा फैलने वाली बीमारियों के लिए, उनके लिए काफी मदद की। साथ में कई गरीब देश थे, उनमें जो मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर नहीं थी, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, उनमें बहुत कुछ हेल्प की। इसके अलावा ही इन्होंने वर्ल्ड में जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति भी बहुत कुछ काम किया। वैक्सीनेशन से लेके ट्रीटमेंट और डिजीज प्रिवेंशन, ये दूसरा इनका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तीसरा एजुकेशन इनिशिएटिव्स। तो इन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट की जो स्किल एकेडमीज वगैरह भी बनाई, जिनके थ्रू इन्होंने बहुत कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम चला के यूथ को सेल्फ एम्पावर किया। और इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे मतलब चैनल्स के थ्रू लोगों में एजुकेशन के प्रति इनिशिएटिव्स लिए। नेक्स्ट आता है फिलैंथ्रोपी एंड वेल्थ प्लेस। तो 2010 में जब इन्होंने वो मिलिंडा एंड बिल गेट्स तो 2020 में बनाया था, तो 2010 में बिल गेट्स और वारेन बफेट ने मिलकर, जैसा मैंने पहले बताया था, एक गिविंग प्लेस नाम से एक अभियान स्टार्ट किया। तो इसका उद्देश्य क्या था? द गिविंग प्लेस इज ए promised by the world's wealthiest individuals and families to dedicate the majority of their wealth to charitable causes. तो गिविंग प्लेस का जो अर्थ था वो ये था कि विश्व के जो बहुत धनी व्यक्ति या संस्थाएं हैं, वो अपने धन का एक काफी बड़ा पार्ट समर्पण करें, दान करें, जिससे जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, तो उन्हें दान करें, जिससे उनकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूट किया जा सके। गेट्स प्लेस टू गिव अवे द मेजोरिटी ऑफ हिज वेल्थ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो इसके बाद ही बिल गेट्स ने 2010 के बाद अपना जितना कमाया था उसमें से दान देना स्टार्ट किया, ज्यादा से ज्यादा दान किया। The Gates Foundation has been actively involved in addressing issues related to global poverty. तो गेट्स फाउंडेशन ने पूरे विश्व में जो गरीबी फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए बहुत कुछ सहयोग किया। इन्होंने कई देशों में जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स थी उनमें काफी कुछ सहयोग किया, फाइनेंशियल सर्विसेज दी, गरीबों में उनके उत्थान के लिए काम किया। कई देशों में आर्थिक व्यवस्थाएं वहाँ की सही नहीं थी, उनमें हेल्प किया। और कई जो अनडिजर्व्ड रीजन्स थे उनके डेवलपमेंट में भी इनका ग्लोबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन रहा। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज जो लंबे समय तक चले बिना पर्यावरण या किसी दूसरे को नुकसान करे, इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। और इनका उद्देश्य यही था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसे हम किसी तरीके से मेंटेन कर सकें, हम टेक्नोलॉजी भी हमारी हो और हमारे इनोवेशंस कुछ ऐसे हों जो हम दोनों चीजों को एक साथ सुनिश्चित कर सकें। लास्ट में, व्हाट इज बिल गेट्स मोस्ट फेमस कोट? बिल गेट्स की सबसे ज्यादा फेमस कोट क्या है? तो देखिए, इन्होंने लिखा है, इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हीड द लेसन ऑफ द फेलियर। इट इज फाइन, अच्छा है, आप अगर सफल हुए तो आप उसे मनाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप फेल हुए तो सावधानी पूर्वक फेल होने के कारण का एनालिसिस करें। It's easy to get caught up in the excitement of success, but success on its own has very little to teach you. ये it is easy to get caught, ये सरल है और स्वाभाविक है कि जब आप विजयी होते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सक्सेस मिलने पर आपको सीखने के लिए बहुत कम मिलता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इट्स फाइन टू सेलिब्रेट, ठीक है, अगर आप जीत गए तो आप उसे उसका जश्न मनाइए,
लेकिन असफलता से जो सीखने के लिए मिलता है वो बहुत बड़ी बात होती है। और ये आम बात है और ये साधारण बात है कि जब आप जीते तो आपके अंदर उसको सेलिब्रेशन और एक्साइटमेंट होगा ही, लेकिन इस जीत से आपको सीखने के लिए बहुत कम मिलेगा और हार से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये लेसन बहुत बड़ा है। मतलब हारने से हम सीख रहे हैं, जहाँ पे हम अपना मनोबल छोड़ देते हैं, अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से। तो वहां ये कहते हैं कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही होता है कि जो वर्ल्ड विजनरीज होते हैं, वर्ल्ड में जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अरबों मिलियंस बिलियंस लोगों में से एक बंदा, 3 लोगों जिन्हें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उनकी सोच निश्चित रूप से इन 6 अरब लोगों में से डिफरेंट रही, जहां से ये 6.5 अरब में से कुछ 4-6 लोग चमकते दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें से ये बड़ा गौर करने लायक इनका एक लास्ट जो है पैराग्राफ है कि सफलता को आप सेलिब्रेट करिए, लेकिन असफलता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सफलता में सफल होने के बाद एग्जाइट होना एक स्वाभाविक है और सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन असफलता होने से जो सीखने के लिए मिलता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि सफल होने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता। नाउ आई विल प्रोसीड टू से यू थिंक एंड स्टिल देयर आर 7 minutes रिमेनिंग। अगर आप लोग चाहें तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उनके ऊपर भी तैयार किया हुआ है, वॉरेन बफेट पे। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसे 7-8 मिनट में वो कवर हो जाएगा। और वॉरेन बफेट को मेरे ख्याल में अगर कवर ना किया जाए तो ये एक इनजस्टिस होगा। जिस बंदे ने अपनी लाइफ में वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन और उसने अपना कमाई का 93% फिर डोनेट कर दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? अमन? यस। मोनो? ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? आरसू, रागिनी? ओके, थैंक यू। तो चलिए हम इस टॉपिक को अभी यहाँ पे खत्म नहीं करते हैं, हम कवर करते हैं। देखिए वारेन बफेट को, वारेन बफेट के बारे में मैं आपको बता दूं, इतना आश्चर्यजनक व्यक्तित्व शायद आपको कहीं दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। उस बंदे के पास में जो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन रहा और जो बहुत ही मतलब जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, और जिस बंदे ने अर्निंग का फंडा बचपन में 7 साल में ही शुरू कर दिया, और जिस बच्चे ने शुरुआत में अखबार भी बेचे और तमाम डोर टू डोर चीजें बेची, सब कुछ किया, वो बंदा दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बना। और रिचेस्ट होने के बाद में आप समझिए कि उस बंदे के पास आज भी मोबाइल नोकिया का कीपैड वाला है। और वो तमाम ऐसी विचित्र चीजें उसके अंदर हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको प्रेरित करेंगी, जो आप एप्पल के फोन के पीछे घर में लड़ाई करते हैं वो शायद आप नहीं करेंगे उसके बारे में जान के। चलिए देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं हम वारेन बफेट को। तो इनका पूरा नाम है वारन एडवर्ड बफेट। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वारेन बफेट में अगर आप आते हैं तो हम शॉर्ट ही कवर करेंगे इनके बारे में। ये वर्कशायर हेथवे एक कंपनी है अमेरिका की, जो बहुत बड़ी कंपनी है, और ये बोइंग जो प्लेन्स होते हैं वो तक बनाती है ना। तो बफेट जो है, इनका जन्म अगस्त 30 1930 को हुआ। और ये ही वॉज इंस्पायर्ड बाई ए बुक। देखिए आपकी लाइफ में कोई एक क्षण ऐसा जरूर आएगा, एक पल ऐसा जरूर आएगा जो आपको क्लिक कर जाएगा। मतलब एक रॉकेट में चिंगारी देने का काम करेगा। और अगर फिर रॉकेट ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी सही है, तो वो रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा। उसके बाद उसे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो काम किया। एक चिंगारी का एक बुक थी ओमा पब्लिक लाइब्रेरी में, जब ये 7 साल का था। तो बुक का नाम था 1000 वेज टू मेक $1000। मतलब $1000 कमाने के 1000 तरीके। ठीक। तो 7 साल की उम्र में ये बुक इनके हाथों में पड़ गई। उसके बाद में
इन वन ऑफ हिज फर्स्ट बिजनेस वेंचर्स बफेट सोल्ड च्यूइंग गम। तो इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी करियर की, अब ये आप लोगों को देखने वाली चीज है। च्युइंग गम इन्होंने बेची, कोका कोला बेचा, और वीकली मैगजीन्स डोर टू डोर बेची। और इनके फादर का, जैसे हम लोग किराना की दुकान कहते हैं, वो दुकान थी, उस पे काम किया। तो एक ऐसा बंदा जो च्युइंग गम से बेचने से, कोका कोला बेचने से लेके मैगजीन्स बेचने तक से वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन सकता है। और यही क्वालिटीज आपने पढ़ी थी कलाम साहब में, जो इतने बड़े मतलब हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचे। तो इन सब लोगों में कुछ चीजें खास हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए आगे, नेक्स्ट है, सिंस 1970 बफेट हैज presided the chairman largest shareholder of Berkshire Hathaway, one of America's foremost holding company and world's leading corporate conglomerate। 1970 से ये उसके चेयरमैन हैं। He has been referred to as Oracle or Sage of Omaha by global media as result of having accumulated a massive fortune derived from his business and investment success। तो ओमा सिटी जहाँ पे ये जहाँ से बेस्ड हैं, तो वहाँ के ये ओरेकल या एक सेज, मतलब एक संत या एक आश्चर्यजनक रूप से एक ऐसी फिगर जिसके बारे में हम लोग मतलब वो कर सकते हैं अविश्वास जैसा कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है, वो उन्हें उपाधि मिली हुई है। Buffett is one of the best known investor in the world. As of January 2024, he had net worth of $122 billion। 122 बिलियन डॉलर की इनकी असेट्स अभी हैं जनवरी 2024 में। और ये वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट पर्सन है। अब आपकी अगर क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी तो आपको जानना चाहिए कि इनसे पहले के 9 रिचेस्ट पर्सन अभी और हैं, वो कौन कौन है, लेकिन उन 9 का नाम यहाँ पे क्यों नहीं है। तो आप ये हेडिंग देख रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वॉरेन बफेट, इसकी वजह से इनका नाम यहाँ पे है। बफेट हैज प्लेस टू गिव अवे 99% ऑफ हिज फॉर्चून। आप समझिए, इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने 99% जो कमाया वो दान में दे दिया। ठीक है, पहले मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन में दिया, उसके बाद में 2010 में बिल गेट्स वेयर बाय बिलियनियर्स प्लेस टू गिव अवे एटलीस्ट हाफ ऑफ देयर फॉर्च्यून। तो फिर इन्होंने एक गिव क्या कहते हैं इसको, प्लेस, गिविंग प्लेस नाम से जो एक मुहिम स्टार्ट करी थी, उसमें इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि वो जो बहुत धनी लोग हैं वो अपने धन का कम से कम आधा दान करें। तो ये चीज इनके वारेन बफेट के बारे में थी। और वारेन बफेट के बारे में कुछ आश्चर्यजनक चीजों में से कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि टाइम को मैं चाहता हूँ मेंटेन रहे। सम ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वारेन बफेट। तो पहला तो 13 साल की उम्र में इन्होंने इनकम टैक्स भरा था, और उसके बाद की इनकी जर्नी आज तक आपको मालूम ही है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। तो आपको मालूम है कि रिजेक्ट उसको भी किया गया था, किसको, जिसने बिजली पैदा की थी, थॉमस अल्वा एडिसन को भी स्कूल से निकाला गया था। फॉर ओवर 5 decades हैज हिज ब्रेकफास्ट ऑन हिज वे टू द ऑफिस। 5 decades मतलब 50 साल का पीरियड ऐसा बीता है इस व्यक्ति का कि इनका जो ब्रेकफास्ट है वो ऑफिस जाते हुए रास्ते में ही होता था। मतलब ब्रेकफास्ट भी बैठ के फैमिली के साथ नहीं करना है, बिजनेस प्रभावित होगा। इतना ज्यादा जो अपने बिजनेस के लिए डेडिकेट होगा, उसका बिजनेस कैसे फेल हो सकता है, संभव ही नहीं है। लिव्स इन द सेम हाउस सिंस 1958। इस चीज पे गौर करने लायक चीज है आप सभी के लिए। उसी घर में सन 1958 में जो बना हुआ था, और आज 2024 है, अभी तक उसी घर में रह रहे हैं, इन द सेम ऑफिस बिल्डिंग फॉर 5 decades। और ऑफिस की बिल्डिंग भी वही है जो 50 सालों से है। नहीं तो आपके पास में 10 पैसे आते हैं और आप 20 पैसे खर्चा करने की तैयारी करते हैं,
और आप तुरंत, आपके कपड़े बदल जाएंगे, आपका मकान बदल जाएगा, आपकी गाड़ी बदल जाएगी, आप खुद पूरे बदल जाएंगे। अगर आपके बाल लड़ गए होंगे, बूढ़े बाड़े होंगे, तो आप बिग लगा लेंगे और आप सब स्टाइल आपका बदल जाएगा। लेकिन वारन साहब से सीखिए कि 50 साल पहले जो गाड़ी थी वो गाड़ी, 50 साल पहले जो घर था वो घर, और जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग। और उसके बाद में he has worked in the same office building since joining Berkshire Hathaway in 1960, 1960 से अभी तक वही है। Used a flip phone even after the launch of smartphones. आज तक भी ये नोकिया का फ्लिप फोन यूज करते हैं, जबकि स्मार्टफोन और वो सब कुछ अवेलेबल है। The ace investors used a humble Nokia flip phone long after smartphones were launched in the market, or prefers reduced price cars. कार भी इनके पास हम वही है जो 40 50 60 साल पहले थी, वही कार है। तो ये क्वालिटीज आप देखिए कि बंदा, फिर आप ये समझिए, इनसे आप इंस्पिरेट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इनसे बहुत इंस्पिरेट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंस्पिरेट होना है तो रतन जी टाटा जी से इंस्पिरेट होइए, और अगर होना है तो हमारे अजीम प्रेम जी से होइए, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ ब्रेकफास्ट भी अच्छी तरीके से किया है, टाइम भी लोगों के साथ बिताया है, और उन्होंने चैरिटी पूरी लाइफ की है, बचपन से लेके पूरी लाइफ। और इन लोगों ने चैरिटी तब की है जब इनके हाथ से बहुत कुछ निकल चुका था। इनकी बिल गेट्स की मदर जो थी वो कैंसर से खत्म हुई, और वारेन बफेट को खुद को कैंसर था। तो जब मौत इन्होंने सामने देखी, या मौत की स्थिति देखी, उसके बाद ये ज्यादातर लोग दानी बने हैं। इसलिए जो पैदाइशी दानी हो वो चीज एक अलग है, और कंडीशंस जिसे दानी बना दें वो चीज एक अलग है। फिर भी दान किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आज का ये यूनिट हमारी लगभग यहीं खत्म होने के लिए है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कोट ऑफ वारेन बफेट, वारेन बफेट का सबसे इंपोर्टेंट कोट क्या है, इसे समझ लीजिए। The most important quote of Warren Buffett is, the first rule of an investment is don't lose money. तो इन्वेस्टमेंट का इनका पहला रूल क्या है कि कभी भी धन को मत गवाओ। एंड सेकेंड रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल। और दूसरा रूल क्या है कि पहले रूल को कभी मत भूलो। एंड दैट्स ऑल द रूल्स देयर आर, और यही रूल है। This quote from legendary billionaire investors Warren Buffett has become one of the most well-known aphorisms. अब देखिए, शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो वारेन बफेट का ये कहना होता था, जब भी इनके जो इन्वेस्टर्स होते थे उनकी मीटिंग होती थी, तो वारेन बफेट का केवल यही कहना था कि पहला रूल ये है कि इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहे, और दूसरा रूल ये है कि पहले रूल को कभी मत भूलना, और तीसरा रूल ये है कि दोनों रूल्स को हमेशा सुनिश्चित करना। बस। तो ये इनकी लाइफ है। लेकिन लाइफ का एम कुल मिला के एक ही जगह पे है, इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखना, पैसे को सुरक्षित रखना। और लास्ट में 99% अगर इन्होंने चैरिटी में दे दिया, तो 1% भी अमाउंट बहुत बड़ा है। और जिसको, जो नाश्ता भी नहीं कर पाया बंदा 50 साल तक चैन से, वो 99% अगर आप वो करे डोनेट, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे कहूंगा कि आचार्य चाणक्य का एक बड़ा सुंदर सेंटेंस है जो आपको इनकी स्थिति से समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि कोई 80 साल की लेडी कहे कि मैं पतिव्रता हूं, तो इस पे कतई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, करना नहीं चाहिए। क्योंकि पतिव्रता होना उसका मोरल या एथिकल वैल्यूज उसके अंदर होने की वजह से नहीं है। फिजिकली अब उसमें वो दम ही नहीं रही, और उसे पतिव्रता होना उसकी बेबसी है। और अगर कोई 20 22 25 साल की लेडी कहे कि वो पतिव्रता है, तो ये बात मानने लायक है। तो ये बात बड़ी फिट यहाँ पे हमें लगता बैठती है कि हम जब सब कुछ किनारे आ गए, हम खुद मौत के बिल्कुल करीब आ गए, धन तो वैसे ही छूट जाएगा, मौत के साथ में सब कुछ छूट जाएगा, तो फिर हम अगर उसको दान करें तो बहुत बड़ी बात नहीं। फिर भी लास्ट में भी अगर कोई चेत जाए तो हम लोग कहते हैं लेट आए और दुरुस्त आए, कम से कम। ठीक, इसके साथ ही ये सेशन आज का खत्म होता है।
Thank you very much to all the participants who joined this session. Hope कि ये चीजें आपको थोड़ा सा भी इंस्पिरेट करेंगी, तो आप अपने रास्ते को सफल कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो या किसी कुछ कहना हो तो यू कैन शेयर विद अस। योर queries are welcome if you have any. We will start next second unit from tomorrow. The time is now over, and I would like to thank you all once again to join this session. And I wish you very uh, my all the good wishes are with you, so that you may succeed in your life. And don't forget that the money is not everything. You must have to enjoy your life with your family, with your friends, and earn with the ethical values. आप जानवर बन के कमाए ना, क्योंकि कुछ भी साथ में नहीं जाना है, और जो साथ में जाना है उसे कमाया नहीं जा सकता, उसे इंटरनली डेवलप किया जाता है. So those are ethical and moral values which build your character, and character builds your soul, and soul is the ultimate representative that carries something that is initiated by your good conduct. So try to become a candidate of having high morals in your life. So this is the time now to say you all goodbye and take care.